हेलो स्टूडेंट, मैं कुमकुम शर्मा A1 एजुकेट लेंस में आपका फिर से स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और प्लस आज की क्लास से क्वेश्चन कंटिन्यूअसली आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास को ना बड़ा अच्छे से समझिएगा आप लोग। देखिए, आज हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, क्लास 10th में हम लाइफ प्रोसेसेस पढ़ रहे थे, आपको पता है ये चीज। तो लाइफ प्रोसेस में ही हम एक्सक्रीटरी सिस्टम को पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम मेन क्या पढ़ेंगे, एक्सक्रीशन के बारे में। तो हम किसकी बात करेंगे, एक्सक्रीशन। देखिए बच्चों, एक्सक्रीशन जो होता है ना ये इंपॉर्टेंट है आपके, अगर आप क्लास 10th में हो तो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, प्लस आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा और लास्ट तक इसमें चीजों को मैं कोशिश करूंगी चीजों को और इंटरेस्टिंग तरीके से बताने की। तो देखिए, एक्सक्रीशन क्या होता है। सबसे पहली बात, अगर आपसे कोई पूछे कि एक्सक्रीशन का मतलब क्या है, सिंपल वर्ड में बता दो भैया, तो क्या बताओगे कि एक्सक्रीशन मतलब होता है कोई भी चीज बॉडी से बाहर फेंकना हमारा एक्सक्रीशन कहलाता है। ठीक है, मतलब कोई भी चीज है वो बॉडी से बाहर हम उसको क्या कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, वही हमारा एक्सक्रीशन कहलाता है। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था कि जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, ठीक है, वो क्या होता है, एनस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर चला जाता है, लेकिन हमने उसे एक्सक्रीशन नहीं कहा था। क्यों? हमने उसको क्या कहा था, इजेशन कहा था। याद है या भूल गए? अरे भूल गए हो तो फिर उसको जाकर रिवाइज कर लिया करो। ठीक है, तो इजेशन में हमने क्या पढ़ा था, जब हम डाइजेशन पढ़ रहे थे तो वहां पढ़ा था कि जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है, इसे हम इजेशन कहते हैं। अभी मैंने बोला कि जो भी चीजें हैं, मैंने फूड नहीं कहा, जो भी चीजें हैं वो बॉडी से बाहर निकलने को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। तो आप क्या बोलोगे, मैम क्यों दिमाग खराब कर रही है, सीधे सीधे बताओ ना कि क्या होता है। तो सुनो, एक्चुअली में इजेशन का मतलब तो आप बहुत अच्छे से समझ गए हो, तो मैं इसको हटा देती हूँ और एक चीज समझाती हूँ कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जब अनडाइजेस्टेड फूड है वो तो सॉरी, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो तो बॉडी से बाहर फेंक दिया जाता है, जिसको हमने इजेशन पढ़ा। लेकिन जो भी फूड जो है वो डाइजेस्ट हुआ है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू, और वो एब्जॉर्ब करके कहाँ पहुंचाया जाता है, सेल के पास। सेल उसको क्या करेगी, यूज करेगी, मतलब सेल फिर से उसको ब्रेक डाउन करेगी। जैसे हमने क्या किया, जो भी फूड था, जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, हमेशा अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में ही रहता है, तो ये सारे सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, हम जब हम पढ़ेंगे ना बायोमोलिक्यूल क्लास 11th में तो हम इसको डिस्कस करेंगे। या फिर फैटी एसिड हो गया, फैटी एसिड हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, ये जितनी भी चीजें है ना ये क्या कर ली जाती है, आपके ब्लड में एब्जॉर्ब करके एक एक सेल तक पहुंचाई जाती है, सेल इसको यूज करेगा। ठीक है, तो जब इनका ब्रेक डाउन होता है, इनका क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन होता है, तो क्या एक्चुअली में क्या होता है, ये जो ग्लूकोज है या फैटी एसिड है इसमें जो मेन प्रोडक्ट होता है वो कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। और ये जो न्यूक्लिक एसिड और अमाइनो एसिड होता है इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो होता ही है, लेकिन नाइट्रोजन भी होता है। तो जब इनका ब्रेक डाउन होता है तो क्योंकि वो इनसे ही मिलके बने हैं, तो ब्रेक डाउन होने पे यही चीजें क्या होंगी, एक्सक्रीशन मतलब वेस्ट मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगी। क्या क्या बन सकता है, जो वेस्ट मेटाबॉलिक वेस्ट होगा वो आपका हो जाएगा CO2, वाटर, और ये जो नाइट्रोजन है ना ये क्या कर देगा, नाइट्रोजिनस वेस्ट, नाइट्रोजिनस वेस्ट। ठीक है, तो एक्चुअली में हुआ क्या है, जो भी डाइजेस्टेड फूड है जो ब्लड के थ्रू कहाँ चला गया था, सेल के पास, सेल फिर से उसको ब्रेक डाउन करेगी और किसमें तो जब तोड़ेगी तो वेस्ट मटेरियल क्या बनेगा, CO2 बनेगा, वाटर होगा और कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट होंगे। ठीक है, हम पढ़ेंगे कौन कौन से होंगे। तो ये जो आपके वेस्ट प्रोडक्ट बने हैं अब इनको बॉडी से क्या करना है, बाहर फेंकना है, क्योंकि इनकी जरूरत तो हमें है नहीं, जिसकी जरूरत थी उसको हमने यूज कर लिया। और जिंदगी में कंफर्म है कि जिस चीज की जरूरत नहीं होती हम उसको क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो यहाँ पे क्या करेगा, हमारी बॉडी क्या करेगी, इसको फेंक देगी। तो CO2 तो हमारा रेस्पिरेशन के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाता है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। ये वाटर और जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं ना ये यूरिन के थ्रू पास आउट होंगे। तो एक्चुअली में
जो एक्सक्रीशन का मतलब क्या हुआ, ये जो प्रोडक्ट है मतलब जो डाइजेस्टेड फूड है, जो आपके ब्लड ने एब्जॉर्ब किया वो सेल तक जाएंगे, उनका ब्रेक डाउन होगा, उससे जो वेस्ट बनेगा इसको, क्योंकि सेल जो है वो काम कर रहा है फिर ये वेस्ट बन रहा है, तो इसको मेटाबॉलिक वेस्ट भी कहते हैं। तो ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट है जब ये हमारी बॉडी से बाहर जाएगा उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। आई होप यू क्लियर। ठीक है, तो एक्सक्रीशन का मतलब बहुत अच्छे समझ लेना, एक्सक्रीशन और इजेशन दोनों में क्या है, बहुत अंतर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर हमको इसका डेफिनेशन लिखना हो तो क्या लिखेंगे, आप खुद बताओ, एक मिनट। अगर हम इसको डेफिनेशन लिखना हो तो क्या लिखेंगे, इट इज द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ, किसका एलिमिनेशन हो रहा है, मेटाबॉलिक वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट। और मेटाबॉलिक वेस्ट में भी स्पेशली हम किसकी बात करते हैं, स्पेशली नाइट्रोजिनस वेस्ट, नाइट्रोजिनस वेस्ट। और ये जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है इसमें मेन हम बात करते हैं अमोनिया की, यूरिया की और यूरिक एसिड की। ठीक है, तो यही नाइट्रोजिनस वेस्ट के बारे में हमें पढ़ना है। तो क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। कई बार आपके बुक में ऐसा लिखा होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट। एक ही बात है, मेटाबॉलिक वेस्ट में ही नाइट्रोजिनस वेस्ट इंक्लूड होता है। ठीक है, तो स्पेशली नाइट्रोजिनस वेस्ट जो है वो क्या होगा, आप क्या लिख सकते हो इसको, फ्रॉम बॉडी, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। तो आपने एक्सक्रीशन समझ लिया कि एक्सक्रीशन का क्या मतलब होता है। अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के फंक्शन की बात करें, एक्सक्रीशन के फंक्शन की नहीं, एक्सक्रीटरी सिस्टम के, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में फिर फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन तो एक्सक्रीशन ही होता है। ठीक है भाई, एक्सक्रीशन मतलब जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको बॉडी से बाहर फेंकना, वही हमारा क्या हो जाएगा, एक्सक्रीशन हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा हमने देखा था कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसमें एक वाटर भी तो वेस्ट है ना, तो वाटर को बॉडी से बाहर, देखो वाटर बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप एक चीज समझ लो, कई बार होता है ना, जैसे मान लो आपको बहुत ज्यादा लूज मोशन होने लगे, ठीक है, तो लूज मोशन जब बहुत होता है मतलब वाटर का बहुत ज्यादा डिस्चार्ज हो गया बॉडी से, तो आपको क्या होता है, डिहाइड्रेशन। आप जब जाते हो ना डॉक्टर के पास, सबसे पहले वो क्या करता है, वो जो ग्लूकोज की बॉटल्स होती है वो चढ़ा देगा, या आपको वो जो ORS का घोल होता है वो दे देता है। क्यों देता है वो, ये ताकि आपके बॉडी में जो वाटर लेवल कम हो गया वो फिर से मेंटेन हो सके। या फिर अगर किसी की बॉडी में पानी ज्यादा रह गया, भाई एक ऑप्टिमम वॉल्यूम तो रहता है, लेकिन अगर इससे ज्यादा हो गया तो क्या होगा, जो भी आपकी बॉडी है वो थोड़ी सी फूल जाएगी। तो बॉडी में वाटर का लेवल क्या होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए। उस मेंटेनेंस को कौन रेगुलेट करेगा, एक्सक्रीशन या एक्सक्रीटरी सिस्टम करेगा। तो क्योंकि वाटर की मूवमेंट को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं, और उसको मेंटेन किया जा रहा है, उसको रेगुलेट कर रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन। तो रटने की जरूरत नहीं है। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब क्या होता है, जब हम वाटर के जो भी मतलब वाटर को मेंटेन करते हैं बॉडी में, उसकी रिक्वायरमेंट को मेंटेन करते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। तो ये भी कौन मेंटेन करता है, एक्सक्रीशन करता है। ठीक है, तो ये लिख लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। कंप्लीट हो गया, चलो ठीक है। अब देखो बच्चों, हमने तो बात की कि आज की जो हमारी क्लास है वो किसके ऊपर बेस होगी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन से नाइट्रोजनस वेस्ट है, ठीक है, और कौन कौन से एनिमल्स में पाए जाते हैं, क्या क्या उसके कैरेक्टर हैं, और फिर हम बात करेंगे किडनी और उसके मैकेनिज्म के बारे में। ठीक है, तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इससे। तो देखो क्या होता है, हम बात कर रहे हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, और हम मेनली किसकी बात कर रहे हैं, CO2 की और वाटर की नहीं बात करेंगे, हम बात करते हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट की बात कर रहे हैं। तो नाइट्रोजिनस वेस्ट, और इस नाइट्रोजिनस वेस्ट में हम किसकी किसकी बात करते हैं, पहला अमोनिया भाई साहब, दूसरे यूरिया, ठीक है, 3 दोस्त की बात करेंगे,
और तीसरा यूरिक एसिड। ये 3 दोस्त हैं, इनकी बात करेंगे कि भाई इनका नेचर क्या है, किस तरीके से ये रहते हैं। तो देखो, जो भी एनिमल, ये क्योंकि नाइट्रोजनस वेस्ट है, मतलब कि जो भी एनिमल होंगे जब वो क्या करते हैं, डाइजेस्टेड फूड को और ज्यादा ब्रेक डाउन करेंगे तो इनमें से ही कुछ ना कुछ क्या बनेगा, आपका वेस्ट बनेगा। तो अगर अमोनिया बन रहा है, जो भी एनिमल अमोनिया बनाते हैं, मतलब जो भी नाइट्रो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो अमोनिया है, तो ऐसे एनिमल को क्या बोलते हैं, अमोनोटैलिक एनिमल्स कहते हैं। ठीक है, जो यूरिया बनाएंगे उनको यूरियोटैलिक, और जो यूरिक एसिड वो उनको यूरिकोटैलिक कहते हैं। तो ये चीज आपको मैं लिख देती हूँ। पहला होता है अमोनोटैलिक, जो अमोनिया प्रोड्यूस करेंगे, थोड़ा इधर लिखती हूँ, अमोनोटैलिक एनिमल। दूसरा जो यूरिया करेंगे तो यूरियोटैलिक एनिमल, और जो यूरिक एसिड करेंगे उनको क्या बोलेंगे, यूरिकोटैलिक एनिमल। ठीक है, तो इनको किसके आधार पे ये नाम दिया गया है, जो भी उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा उसके आधार पे। तो जो अमोनोटैलिक एनिमल्स होते हैं इनमें क्या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, आपका अमोनिया होता है, अमोनिया। जो यूरियोटैलिक होते हैं उनमें क्या होता है, यूरिया। और जो यूरिकोटैलिक होते हैं उनमें क्या होता है, यूरिक एसिड होता है। और जो भी ये जो प्रोसेस होती है जहाँ पे ये बन रहा है उसको क्या बोलते हैं, जैसे अगर अमोनिया प्रोड्यूस करने वाला जो होगा तो उसको अमोनोटैलिज्म कह देते हैं प्रोसेस को। ठीक है, या फिर इसको यूरिकोटैलिज्म कह देंगे, प्रोसेस का नाम है। ठीक है, अब देखो समझिएगा आप, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, अमोनिया, सॉरी, समझिएगा। देखिए एक्चुअली बच्चों, जो अमोनिया होता है ना, अगर 1 ग्राम अमोनिया आपकी बॉडी में बन गया, मान लो 1 मिनट, अगर आपकी बॉडी में 1 ग्राम अमोनिया जो है वो बना है, तो उसको अपनी बॉडी से बाहर निकालने के लिए आपको 300 to 500 ml वाटर की नीड होती है। कितने, 1 ग्राम अमोनिया को अगर आपकी बॉडी में बन रहा है, मतलब आपकी बॉडी मतलब अपनी बॉडी मत समझ लेना, हम देखेंगे कि हमारे में क्या बनता है, मतलब जो भी एनिमल्स है उनकी बॉडी। तो 1 ग्राम अमोनिया को बॉडी से बाहर फेंकने के लिए अप्रॉक्स 300 to 500 ml की क्या होती है, जरूरत होती है। वहीं पर अगर यूरिया है तो यूरिया के लिए बस सिर्फ 50 ml चाहिए, सिर्फ 50 ml में काम चल जाएगा। इसके लिए कितना चाहिए, 300 से 500 ml चाहिए, सोचो। और यूरिया के लिए 50 ml, और जो यूरिक एसिड होती है ना उसके लिए तो 50 ml भी नहीं चाहिए, उसके लिए बहुत कम, मतलब 50 ml तो बिल्कुल ज्यादा हो गया, उसके लिए सिर्फ 10 ml, इवन कह सकते हो 10 ml से भी कम पानी की जरूरत। ठीक है, तो इसके लिए सबसे ज्यादा पानी चाहिए, इसके लिए उससे कम 50 ml में काम चला लेगा, बहुत ही कम है इससे। और जो यूरिक एसिड होता है उसके लिए तो बिल्कुल नहीं के बराबर पानी चाहिए। तो इसके लिए कितनी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है पर ग्राम, ऐसा लिख लो, वाटर रिक्वायरमेंट, या आप समझ ही जाओगे। ठीक है, तो इसके लिए पर ग्राम अगर देखा जाए तो 300 to 500 ml पर ग्राम। ठीक है, 1 ग्राम के लिए। यहाँ पे कितना है, ओनली 50 ml पर ग्राम, और यहाँ पे कितना है 10 ml या इससे भी कम पर ग्राम। ठीक है, अगला, एक्चुअली स्टूडेंट, जो आपका अमोनिया होता है ना ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है, बहुत ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा टॉक्सिक होता है कि ये जैसे ही बॉडी में बनता है वैसे ही इसको क्या करना होता है, बॉडी से बाहर फेंकना होता है। ठीक है, तो ये जो जैसे ही बने उनको बॉडी से बाहर क्या करना है, एक्सक्रीट आउट करवाना है। तो ये क्या होते हैं, हाईली टॉक्सिक होते हैं, हाईली टॉक्सिक होते हैं। लेकिन जो यूरिया होता है वो टॉक्सिक तो है लेकिन इतना ज्यादा नहीं। ठीक है, ये कितना होता है, अमोनिया से 1 लाख गुना कम टॉक्सिक होता है, तो काफी कम टॉक्सिक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 1 लाख टाइम लेस टॉक्सिक। किसके कंपैरिजन में बात कर रहे हैं हम, अमोनिया के कंपैरिजन में। और ये तो बहुत ही कम, लीस्ट टॉक्सिक होता है, लीस्ट टॉक्सिक होता है। ठीक है, अगला,
जो आपका अमोनिया होता है वो देखो एक चीज समझना, क्योंकि अमोनिया जो है वो इसको बहुत ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट है भाई। इसको अगर अपने बॉडी से बाहर निकालना है तो ज्यादा पानी चाहिए, 300 to 500 1 ग्राम के लिए। तो आप मुझे सोच के बताओ कि ये कहाँ पाए जाने चाहिए, किस एनिमल में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो अमोनिया होना चाहिए, आप सोच के बताओ। ठीक है, सोच लो आप 1 मिनट। क्या सोचा आपने कि मैम ऐसा है कि अगर इसको बहुत ज्यादा पानी की नीड है तो सिंपल सी बात है कि जहां पे पानी ज्यादा होगा, मतलब ऐसे एनिमल जो क्या होंगे, एक्वेटिक होंगे, उनमें क्या पाया जाना चाहिए, अमोनोटैलिक होने चाहिए, अमोनिया क्या होना चाहिए, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होना चाहिए। लेकिन जिनमें पानी इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये बस कितना इनको चाहिए यूरिया के लिए 50 ml, मतलब जो टेरेस्ट्रियल एनिमल है भाई पानी में नहीं है पूरी तरीके से, और ना इनको इतनी पानी, इनके पास इतना पानी है तो उनके पास कभी भी अमोनिया नहीं होना चाहिए। तो जो टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं उनमें क्या होना चाहिए, यूरिया होना चाहिए। और ऐसे एनिमल जो शायद इतना 50 ml भी पानी को क्या कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, बिल्कुल भी वाटर को वो अफोर्ड, मतलब वाटर लॉस को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वाटर को कंजर्व करते, बहुत अवेयर टाइप के हैं, तो उनमें क्या पाया जाएगा, यूरिक एसिड। हम अभी एग्जाम्पल देखेंगे कि क्या क्या होता है। अब देखो, अगर बात है कि ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक है तो आप मुझे सोच के बताओ कि इसको स्टोर करना चाहिए या नहीं, नहीं, तो इसको क्या किया जाता है, टू बी रिमूव्ड, फटाक से, इमीडिएटली, इमीडिएटली। ठीक है, इसे बहुत ही जल्दी क्या करना पड़ेगा, अपनी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करना पड़ेगा। लेकिन जो आपके यूरिया होते हैं ये इतने ज्यादा नहीं होते, तो आप क्या कर सकते हो, कैन बी स्टोर, कुछ टाइम के लिए आप स्टोर कर सकते हो, आप खुद भी जानते हो कि आप ऐसा करते भी हो। और यूरिक एसिड तो है बहुत ही कम टॉक्सिक है, तो इनको तो बिल्कुल कर सकते हो, तो ये भी कैन बी स्टोर। ठीक है, तो ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, इमीडिएटली इनको बाहर करना होता है। और यहाँ पे क्या होता है, 1 मिनट, स्पेलिंग थोड़ी सी गलत होगी, आप बोलो कि गलत लिखती है मैम, ठीक है, इमीडिएटली, तो ये इमीडिएटली इनको बाहर करना होता है। अब एक चीज और समझिएगा कि एक्चुअली में जो आपके अमोनिया होते हैं वो कहाँ बनते हैं, एक्चुअली में स्टूडेंट अमोनिया जो होते हैं वो लीवर में बनते हैं। ठीक है, यूरिया जो होते हैं वो भी लीवर में बनते हैं, आपको इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए, वो लीवर में नहीं बन, देखो जो 1 मिनट, ऐसा नहीं है स्टूडेंट कि हमारी बॉडी में अमोनिया नहीं बनता है, बिल्कुल सबसे पहले अमोनिया ही बनता है, और वही अमोनिया बाद में जो लीवर में अमोनिया बना है, अगर हम खुद की बात करें, ह्यूमन बींग्स की बात करें, ठीक है, तो हमारी बॉडी में भी पहले अमोनिया बनता है, बाद में वो अमोनिया किस में कन्वर्ट हो जाता है, यूरिया में कन्वर्ट होता है। और पता है, इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि एक अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट होने के लिए अप्रॉक्स 3 ATP लगता है। तो आप कहोगे कि मैम ऐसा क्यों कर रहे हैं, भाई एटीपी तो बहुत जरूरी है, हमने पढ़ा है और आगे भी हम पढ़ेंगे। लेकिन हमें पता है कि जो अमोनिया होता है, तो 1 मिनट, ओके, एक्चुअली बहुत ज्यादा खांसी आ रही थी इसलिए थोड़ा सा मैंने कर दिया था, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारी बॉडी में, क्योंकि हम यूरिया प्रोड्यूस करते हैं, हमें ये बात पता है, तो हमारी बॉडी में ऐसा नहीं है कि यूरिया ही डायरेक्ट बनता है, सबसे पहले अमोनिया, उसके बाद वो यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है, और ये कम लीवर में ही होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अमोनिया का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो बच्चे पता है क्या लिख के आते हैं, उनको लगता है कि भाई ये यूरिनेशन की जो प्रोसेस है वो तो किडनी में हो रही है, मतलब अमोनिया भी कहाँ बन रहा होगा, किडनी में, बट ऐसा नहीं है, अमोनिया किडनी में नहीं बनता है, अमोनिया का फॉर्मेशन कहाँ होता है, लीवर में होता है। ठीक है, और ये एक अमोनिया हो या यूरिया हो, दोनों का फॉर्मेशन लीवर में, एक अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने में 3 ATP लगते हैं। तो आप कहोगे कि मैम ऐसा क्यों है कि हम ATP को इतना खर्च कर रहे हैं, यूरिया अमोनिया ही रहने दो ना, तो ठीक तो है, नहीं बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्यों, पहली बात,
इनको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत है और हमारे पास इतना पानी नहीं है, हम जल में नहीं रहते ना, वाटर में हम नहीं रहते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे कि ठीक है ना वाटर में चले जाएंगे, चले जाओगे लेकिन रहते तो नहीं है ना, हमारा वो नेचर ही नहीं है। दूसरी बात, ये हाईली टॉक्सिक होते हैं, हम इन्हें, अगर अमोनिया हमारी बॉडी में रहता ना तो हम उसे स्टोर नहीं कर सकते थे, जैसे आप करते हो ना कुछ टाइम के लिए होल्ड कर देते हो, स्टोर करके भी आपकी बॉडी में वो रहेगा कुछ टाइम तक, तो वैसा नहीं, जैसे ही बना वैसे ही रिलीज करो, ठीक है। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से हम, हमारे बॉडी में अमोनिया बनता तो है लेकिन वो फिर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, यूरिया में। भले 3 एटीपी लग रहे हैं बट कोई दिक्कत नहीं, फिर भी घाटे का सौदा नहीं है, ठीक है, फिर भी क्या है, प्रॉफिट में ही हो, तो टेंशन नहीं लेने का। 3 एटीपी लग रही तो क्या हुआ, अमोनिया से कम यूरिया तो बना, लेस टॉक्सिक तो है, कम पानी तो लगता है, ठीक है। आप इस चीज को समझ पाए हो। और अमोनिया से यूरिया बनने की जो एक साइकिल चलती है बेटा, ऐसा नहीं है कि बहुत बस ऐसे अमोनिया से यूरिया बन गया, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, कुछ प्रोसेसेस होती है। तो उस प्रोसेस को आपके लेवल पे पूछता है कि अमोनिया से यूरिया बनने की जो साइकिल होती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑर्निथिन साइकिल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो ऑर्निथिन साइकिल क्या होती है, अमोनिया से यूरिया बनने की प्रोसेस को कहते हैं ऑर्निथिन साइकिल। तो ये चीज भी आप याद रखिएगा, कहाँ बनता है ये भी याद रखिएगा, तो इससे सारे क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। अब हम बात करेंगे इसके एग्जांपल्स की, तब तक आप इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, चलो अब हम इसको मिटाकर इसके एग्जांपल, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है एग्जांपल से, और मैं आपको रटने की कोई ऐसी बात नहीं बताऊंगी, सिर्फ और सिर्फ लॉजिक बताऊंगी और आप आसानी से क्वेश्चन को देख कर ही सॉल्व कर लोगे, ठीक है। एक्सेप्शन जिसको आप बोलते हो हम उसकी भी बात करेंगे और उसके पीछे की लॉजिक को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि एक्सेप्शन कुछ नहीं होता है, चीजें क्या होती हैं, हर चीज के पीछे लॉजिक होता है, तो हम लॉजिक पकड़ेंगे। देखिए, अगर मैं पूछूं कि एक्चुअली में अमोनोटेलिक एनिमल्स कौन होंगे, तो आप क्या बताओगे, मैम अभी तो बताया, जो बहुत ज्यादा पानी को क्या कर सकते हैं, अपनी बॉडी से बाहर फेंक सकते हैं क्योंकि इनको बड़ा पानी की जरूरत है। तो जो भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, तो एक्वेटिक एनिमल्स, लेकिन ना एनिमल्स में पर्टिकुलर हम नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले जो एक्वेटिक क्या होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। आपको ये क्या होता है, तो इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, जब हम एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो आप इसको समझ जाओगे, ठीक है। दूसरा, एक्वेटिक इंसेक्ट, अगर टेरेस्ट्रियल है तब तो आपका क्या हो जाएगा, यूरोटैलिक या यूरिकोटैलिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर एक्वेटिक है तो उनमें क्या होगा, अमोनिया ही प्रोड्यूस होगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा, एक्वेटिक, मैं अब इसको ऐसे ही कर देती हूँ, एक्वेटिक एम्फीबियंस, ठीक है। जो एक्वेटिक एम्फीबियंस होते हैं, और इसमें भी मेनली कौन होते हैं, देखो फ्रॉग भी एम्फीबियन में ही आता है, लेकिन जो फ्रॉग होता है ना वो टेरेस्ट्रियल होता है, सिर्फ फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्वेटिक एम्फीबियंस होते हैं ना, इनमें कौन आते हैं आपके, टोड, सॉरी, टेडपोल, टेडपोल, ठीक है। ये फ्रॉग का लार्वा होता है, टेडपोल कहते हैं इसको। तो ये जो लार्वा होता है वो प्योरली क्या होता है, एक्वेटिक होता है, तो इनमें क्या होता है, अमोनिया हो जाता है। और जो आपके एक्वेटिक बोनी फिशेस होते हैं, बोनी फिशेस। अब एक चीज आप याद रखिएगा, फिशेस दो तरीके के होते हैं, कुछ बोनी फिशेस होते हैं, कुछ कार्टिलेजिनस फिशेस होते हैं, ठीक है। मैं फिर से कह रही हूँ कि एनिमल किंगडम में वैसे भी हमें पढ़ना है, बस थोड़ा सा आपको बता रही हूँ। जो बोनी फिशेस होते हैं ना वो फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, मरीन भी हो सकते हैं, लेकिन जो कार्टिलेजिनस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मरीन होता है, ठीक है। तो बोनी फिशेस जो होता है वो क्या होता है, वो भी, उसमें भी कौन से, फ्रेश वाटर, वो तो आपके क्या होता है, अमोनोटेलिक होता है, अमोनिया को प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे अगर हम यूरियोटेलिक, जो यूरिया प्रोड्यूस करें, इसके एग्जांपल्स की बात करें तो कौन आ सकता है, जो भी टेरेस्ट्रियल एनिमल है। जैसे अगर हम बात करते हैं जो टेरेस्ट्रियल क्या होते हैं, एक तो पहले मैमल्स ही हो जाते हैं, मैमल्स, ठीक है। और इसमें भी हम बात किसकी करते हैं, खुद की, ह्यूमंस की। दूसरे, जो भी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस होते हैं, ठीक है। और इसमें भी किसकी बात करते हैं, फ्रॉग की। जो फ्रॉग होता है
ये क्या होता है, इसका जो लार्वा है वो तो अमोनिया प्रोड्यूस करता है, लेकिन जो फ्रॉग होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है आपका, यूरिया, क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल है, इतना ज्यादा वाटर लॉस को ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो आपके मैमल्स हो गए, टेरेस्ट्रियल, एम्फीबियंस हो गए, जो भी आपके क्या होते हैं, कार्टिलेजिनस फिशेस, और वो भी कौन से, जो आपके मरीन वाटर वाले होते हैं। ठीक है, तो यही हम और इसमें कौन आते हैं, कार्टिलेजिनस फिश में आते हैं शार्क। शार्क कभी फ्रेश वाटर में मिलता है क्या, नदी तालाब में शार्क मिल सकता है, नहीं मिल सकता, समुद्र में मिलता है। तो समुद्र क्या है, मेराइन वाटर है, और वो जो शार्क होते हैं वो कार्टिलेजिनस फिश होते हैं। तो आप ये सोचो कि अमोनोटेलिक, तो जो बोनी फिशेस है, जो फ्रेश वाटर है, वो तो अमोनिया प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन जो शार्क है वो कार्टिलेजिनस फिश है, और है तो ये भी पानी में ना, यहाँ पे फ्रेश वाटर से तो ज्यादा ही पानी है, यहाँ पे खूब ढेर सारा पानी है कि नहीं भाई, समुद्र में दूर दूर तक देखोगे ना सारा पानी पानी है। तो भी ऐसा क्यों है कि ये जो शार्क है बेचारे, ये यूरिया प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये तो मजे से क्या कर रहे हैं, अमोनिया कर रहे हैं। क्यों ऐसा है, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, तब तक सोचते रहिएगा। देखिए अब हम इसके एग्जाम्पल लिखते हैं। देखो बच्चों, एक्चुअली में हमने क्या बात की थी कि यूरिया जो यूरिक एसिड है वो तो बहुत ही कम टॉक्सिक है, प्लस उसके लिए बहुत कम पानी, 1 ग्राम के लिए 10 ml, या इवन कह सकते हो 10 ml से भी कम पानी की जरूरत है। ठीक है, तो भाई इसको बहुत कम पानी चाहिए, तो कहाँ पर किस एनिमल्स में पाए जाएंगे, अगर मैं पूछूं तो आप क्या बोलोगे, मैम सिंपल सी बात है कि ऐसे एनिमल जो बहुत ज्यादा वाटर कंजर्वेशन करते हो, मतलब थोड़ा भी वाटर का लॉस क्या कर सकते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल भी वो वाटर लॉस नहीं, वो ऐसे वाला है ना, जो जैसे अगर मान लो आपने टैब ऑन कर दिया तो आगे भाई पानी क्यों चला रहा है बिना मतलब का, ऐसा बोलते हैं ना, तो वैसे वाले लोग हैं। अब देखो गलत है, वैसे वाटर को हमेशा क्या करना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए, ताकि आने वाले भविष्य में भी लोग देखें। लेकिन खैर छोड़ो ये सब बात। तो यूरिक एसिड वाले जो होते हैं, जो बिल्कुल भी वाटर लॉस को क्या कर सकते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकते, मतलब बिल्कुल पानी का लॉस नहीं होना चाहिए, उनमें क्या होता है, यूरिक एसिड होता है। दूसरी बात, ऐसे एनिमल्स जो शेल्ड एग प्रोड्यूस करते हैं, मैंने क्या बोला, जिनके एग में क्या होगा, ऊपर की तरफ एक शेल होगा, ऐसे एनिमल्स में भी क्या होता है, यूरिया होता है। क्वेश्चन को, बात को ध्यान से सुनना, शेल्ड एग, मैंने ऐसा नहीं कहा जो एग प्रोड्यूस करते हैं, जिनमें जो एग है उसके ऊपर पूरा का पूरा क्या होता है, शेल होता है, कवच होता है, उनमें भी यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। क्यों होता है समझिएगा। देखिए एक्चुअली स्टूडेंट क्या होता है कि जो भी शेल्ड एग प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो क्या होगा उस एग के अंदर, जैसे अगर हम मुर्गी की बात करें तो मुर्गी में क्या हो रहा होगा, उस एग के अंदर बहुत प्यारा सा चूजा होगा कि नहीं। अब उस चूजा, वो जो चूजा है, हो सकता है उसको अभी उस अंडे से बाहर निकलने में 15 दिन है। ठीक है, अब क्योंकि जब ये मुर्गी जो है वो कुछ ना कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगी, और वो जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा वो कहाँ जाएगा, उस अंडे के अंदर होगा, रहेगा। तो अगर ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक हुए, अमोनिया तो भाई 10-15 दिन उसी के अंदर रहा, तब तो वो बिल्कुल मर जाएगा। तो आप बोलोगे मैम ठीक है कोई बात नहीं, अमोनिया को नहीं लेते, यूरिया ले लेते ना, ये तो कम टॉक्सिक है, इससे 1,00,000 गुना कम है। हाँ बिल्कुल है, लेकिन ये भी तो टॉक्सिक है ना भाई। अगर उस चूजे में वो कंटिन्यूअसली बनता रहा, 10 से 15 दिन बाद चूजे को बाहर निकलना, 10 से 15 दिन उसके अंदर अमोनिया स्टोर होता, यूरिया स्टोर होता रहा, तो क्या होगा, लास्ट आते आते जो चूजा है वो क्या हो जाएगा, बेचारा चू कर जाएगा, मतलब हो सकता है कि उसकी डेथ हो जाए। तो हमें क्या चाहिए कि वो चूजा जो है वो अच्छे से हंसते खेलते उस अंडे से बाहर निकलना चाहिए। इसीलिए उसमें क्या होता है, यूरिक एसिड, क्योंकि ये बहुत कम टॉक्सिक है, तो उस अंडे के अंदर कोई टॉक्सिसिटी क्रिएट नहीं कर पाएंगे, और इससे क्या होगा, जो चूजा है वो आसानी से 10-15 दिन सर्वाइव कर लेगा। इसीलिए यूरिक एसिड होता है, यूरिया नहीं होता है। ठीक है, तो इस चीज को समझिएगा। अब इसमें क्या लिख सकते हो, सबसे पहला तो बर्ड्स आते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ आपके स्नैक्स आते हैं, कुछ ऐसे सांप होते हैं उनको भी बहुत कम पानी, कुछ स्नेल्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल स्नेल्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल स्नेल होते हैं। आपका आपने देखा होगा क्या बोलते हैं उसको, लिजार्ड, छिपकली। ठीक है, तो ये होते हैं।
हाँ, एक चीज और समझिएगा, जो यूरिक एसिड होता है ना बच्चों, ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। तो आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जो लिजार्ड होते हैं, लिजार्ड तो आपके घर में भी होता है, ठीक है, जब वो एक्सक्रीटा अपना बाहर फेंकते हैं ना, तो वो एक्चुअली वो वाटर के फॉर्म में नहीं होता है। क्यों? वो आपका क्या होता है, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स कह सकते हो कि वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं, बिल्कुल पानी जैसा नहीं, ऐसा यूरिनेशन नहीं करते, वो क्या करते हैं, ड्रॉपलेट्स गिरते हैं। कभी नोटिस किया है आपने? देखा होगा, नहीं देखा तो अब देखना, ठीक है। तो वहां पे एक्चुअली क्योंकि यूरिक एसिड जो है वो इनसॉल्युबल है, तो वो जाकर उसी में मिल जाता है, और वो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, छोटे छोटे पैलेट्स कह सकते हो, इतने छोटे छोटे, उसके फॉर्म में बॉडी से बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो ये चीजें थी। अब मैं ये बता देती हूँ आपको कि ऐसा क्यों है कि ये भी फिशेस, लेकिन ये जो बॉनी फिशेस हैं ये आपकी अमोनोटेलिक है, और ये जो है वो यूरियोटेलिक है। बताती हूँ। एक्चुअली स्टूडेंट, जो आपका मराइन वाटर है, मतलब जो आपका क्या है, समुद्र है, समुद्र में हमें पता है बहुत दूर तक पानी है, लेकिन वो पानी पीते क्यों नहीं, ये बताओ आप मेरे को। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्चुअली में बच्चों, समुद्र में तो इतना पानी है, फिर भी हम क्यों कहते हैं सेव वाटर, क्यों कहते हैं ये बात? और हम ये भी कहते हैं कि वो पानी पीने लायक नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप कहोगे कि मैम ये बात आपको नहीं पता, सिंपल सी बात है, इसके अंदर बहुत ज्यादा नमक होता है। बिल्कुल। तो एक्चुअली में यही लॉजिक है। क्या होता है कि जो मरीन वाटर होता है, ठीक है, जो सॉल्टी, क्योंकि उसके अंदर पूरा सॉल्ट भरा हुआ है, तो पानी का, भाई अगर इतना पानी लोगे ना, वो पीने लायक क्यों नहीं है? क्योंकि उसके अंदर नमक भी तो है। तो उस नमक बोले तो सॉल्यूट, ठीक है, पढ़ा है कि नहीं भाई? जो भी क्या होता है, हार्ड पार्टिकल्स होंगे उनको हम सॉल्यूट्स कहते हैं। और पानी कम है, सॉल्यूट्स ज्यादा है, पानी कम है। लेकिन क्या फ्रेश वाटर में ऐसा होता है क्या? नहीं। फ्रेश वाटर में तो क्या है, सॉल्यूट्स, सॉरी, सॉल्वेंट, पानी को सॉल्वेंट कहते हैं, मैं सॉल्वेंट नहीं बोलती, पानी बोलती हूँ, सिंपल वर्ड में समझाती हूँ। यहाँ पर क्या है, पानी कम है, नमक ज्यादा है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, जो फ्रेश वाटर है वहां पे तो नमक की कोई बात ही नहीं है, पानी पानी है। तो यहाँ क्या होता है, आपका जो यूरियोटैलिक वाले में बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो समुद्र का पानी है, वहां पर पानी में क्षार कहाँ होगा, इस पानी के अंदर ही होगा। तो पानी में जो है वो इतना ज्यादा सॉल्यूट है ना, कि एक्चुअल में पानी का कंसंट्रेशन कम हो जाता है और सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। तो होगा क्या, क्योंकि इस मरीन वाटर में पानी का कंसंट्रेशन कम और सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, और इस शार्क के बॉडी में भी तो कुछ पानी होगा, लेकिन शार्क की बॉडी में जो पानी है वहां पर ऐसा कोई दिक्कत नहीं, वहां तो पानी है। तो क्या होगा, जैसे मान लो, मैं यहाँ पे इसको समझाती हूँ। जैसे ये मान लो एक पूरा का पूरा क्या है, एक समुद्र है, और इसके अंदर एक शार्क है। आपको कि ये शार्क है, अरे भाई मान लो ना, मानने में क्या जाता है, ठीक है। और ये पानी है, इस शार्क के बॉडी में भी तो कुछ पानी होगा, होगा कि नहीं? यहाँ पर जो पानी है उसके अंदर इतना ज्यादा सॉल्ट है कि सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा, पानी कम है, और इसके बॉडी के अंदर पानी ज्यादा है। तो आप मुझे बताओ कि पानी जो है, वाटर है, वो किधर मूव करेगा, अपने हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, मतलब इधर से पानी किधर जाने लगेगा, बाहर की तरफ जाने लगेगा। और अगर ये कंटिन्यूअसली ऐसा चलता रहा तो क्या होगा, ये शार्क तो बेचारा डिहाइड्रेशन से मर जाएगा, सारा पानी इसकी बॉडी से बाहर चला जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए नेचर को, ऐसे तो ये सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे ना। इसी वजह से ये क्या करते हैं, अब इनको क्या करना चाहिए, आप सोच के बताओ, कि इनको अपने बॉडी में जो पानी है इसमें भी सॉल्यूट्स के मात्रा को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। सीधा सीधा पानी से काम नहीं चलेगा। मतलब अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलती तो क्या करना पड़ता है, टेढ़ा करना पड़ता है ना। मतलब क्या है, अब यहाँ टेढ़ा नहीं करेगा ये, मतलब अपनी बॉडी के अंदर ये नमक बोले तो नमक नहीं, कुछ भी सॉल्यूट्स के कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा। कैसे बढ़ा सकता है, अगर ये अमोनिया को रखता, ठीक है, तो अमोनिया तो पता है कि इतनी ज्यादा हाईली टॉक्सिक है कि इसको ये स्टोर ही नहीं कर सकता, तो इसे डायरेक्ट बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा, तब तो गड़बड़ है। इसीलिए ये क्या कर सकता है, यूरिया को, तो यूरिया जाके इसकी बॉडी में क्या हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे। अब इससे क्या फायदा होगा, इसके बॉडी का कंसंट्रेशन, जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन है, और बाहर का जो पानी है उसका सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाएगा। मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे पानी जो है वो शार्क की बॉडी से समुद्र में नहीं जाएगी। तो एक्चुअली में क्यों हो रहा है, आप समझ पा रहे हो, क्यों यहाँ पे
ये जो शार्क होते हैं वो यूरिया प्रोड्यूस करते हैं, अमोनिया नहीं। आप समझ पाए इस बात को? और क्यों बॉनीफिशेस अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं, यूरिया नहीं, ठीक है। तो एक्चुअली में जो हम ये एक्सेप्शन पढ़ते हैं वो एक्सेप्शन नहीं है, उसके पीछे का मैंने लॉजिक बता दिया। तो ये था पूरा का पूरा क्या, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, कि एक्चुअल में हमको मेनली किसकी बात करनी होती है, ह्यूमन एक्सक्रीशन की। तो अब हम ह्यूमन एक्सक्रीशन की बात करेंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लो। एक्चुअली स्टूडेंट आज की क्लास के लिए इतना ही। कल की जो मेन हमारी क्लास होगी ना, वहां हम ह्यूमन एक्सक्रीशन को प्लस उसके मैकेनिज्म को पढ़ेंगे। तो कल की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू वेरी मच।